ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे अब पूछ रहे हैं ये खत्म कब होगा, केसेस का पीक कब होगा इंडिया में, और पीक के बाद जाहिर है डिक्लाइन भी होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग में वो पीक कब एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम देखें तो एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसलिए हम कई अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे। जी। अगर हम अभी वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे केसेस स्टेबलाइज होके कुछ हद तक कम होने शुरू हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो अब ऐसा लगता है जैसे पीक आ गया है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो उसमें मुझे लगता है अभी कुछ दिन और लगेंगे। हो सकता है कि मिडिल ऑफ दिस मंथ तक शायद पीक आ जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते हैं जिससे वायरस को आगे फैलने ना दें। लेकिन डर यही है कि फिर जो पैंडेमिक है थोड़ा ईस्ट इंडिया की तरफ ना फैले, कि वहां पे केसेस बढ़ना शुरू हो। असम और बंगाल में देखें तो वहां पे अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि पीक जो है वो हर एक अलग अलग एरियाज में थोड़ा से अलग अलग टाइम में आएगा। लेकिन अगर हम पूरी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं तो अगले इस महीने के एंड तक केसेस कम हो जाने चाहिए। सर, केसेस कम होंगे, लेकिन वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाए, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सर, वैक्सीनेशन डोजेस के शॉर्टेज की बात की गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जुलाई तक ये शॉर्टेज रहेगा। ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये कंसर्न है, और ये कंसर्न पहले से ही कुछ लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें जी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल्स बढ़ जाएं, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाएं। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, सेकेंड वेव का शायद आपको आइडिया था, लेकिन क्या आपको ये आइडिया था कि 4 लाख केसेस से ज्यादा एक दिन में हमारे देश में देखा जाएगा? तो सेकेंड वेव का जी। बहुत लोगों को आइडिया था, बहुत लोग सेकेंड वेव की बात भी कर रहे थे। लेकिन दो चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा एक दो चीजें हुई हैं। एक तो केसेस एकदम बड़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
मैनेज नहीं कर पाए, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई है। और हम अब पूरी तरह से लगे हैं, हर हॉस्पिटल लगा हुआ है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, जिससे और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएं। डॉक्टर गुलेरिया, हेल्थ केयर सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर पाया, इस वजह से हम देख रहे हैं कि मृत्यु भी जैसे बढ़ रही है। दिल्ली में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस वायरस की वजह से मर जा रहे हैं। इस वजह से क्या आपको ऐसे लगता है कि हेल्थ केयर सिस्टम को और रोबस्ट करने के लिए और तैयार करने के लिए हमें एक पॉज की जरूरत है? इस वजह से डॉक्टर्स कहते हैं हमें ब्रेक दो, हमें ब्रीदर दो, एक लॉकडाउन लगाओ ताकि केसेस कम हो और सिस्टम पर प्रेशर कम हो। क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। एक चीज तो ये है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाना है, चाहे फील्ड का हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे आईसीयू बेड्स की हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करने की जरूरत हो। लेकिन साथ साथ हमें अपने जो केसेस हैं वो कम करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, रेट ऑफ राइज ऑफ केस जो है वो बहुत रैपिड है, और इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। उन केसेस को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोकें। वायरस आफ्टर ऑल ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही फैलता है ये। अगर हम लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों के क्राउड्स बंद कर दें, तो वायरस फैल नहीं पाएगा और अपने आप केसेस कम होंगे। इसलिए एक टाइप का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। उसको हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स देख सकते हैं, जिससे लाइव्स के साथ साथ लाइवलीहुड ना सफर करे। डेली वेजेस जो लोग हैं उनकी हम देखभाल कर सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज साथ साथ चलें, और एक क्राइटेरिया बनाएं। जैसे हम कहते हैं कि केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो, या आपके 60% से ज्यादा बेड्स अगर भर गए हैं कोविड वाले, तो आप वहां पे एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करो और 2 हफ्ते का लॉकडाउन करो। वीकेंड लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आप बीच में टाइम देते हो मिलने के लिए, उससे तो केसेस फिर फैलेंगे। नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। रात को आपने पार्टीज नहीं अलाउ की, लेकिन दोपहर को पार्टीज अलाउ कर दी, तो एक ही बात हो गई। तो इसलिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे आपके केसेस बहुत ज्यादा हैं, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, या हॉस्पिटल बेड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे। और तीसरी चीज, हमें वैक्सीनेशन एग्रेसिवली करनी चाहिए। तो अगर हम ये 3 चीजें करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स को पूरा सपोर्ट करें, केसेस कम करें विद ग्रेडेड लॉकडाउन, और वैक्सीन को बढ़ाएं, तो इससे हम अपने केसेस भी कम कर सकते हैं और अपने डेथ रेट भी कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, कई लोगों का ये कहना है, आपने कहा कि सीटी स्कैन इस समय हर बार जरूरी नहीं होता है पेशेंट के लिए, लेकिन डॉक्टर्स अभी ज्यादातर के पेशेंट से कह रहे हैं आप सीटी स्कैन करवाइए। ऐसे में पेशेंट क्या करें? देखिए, जो हमारे 80 to 85% पेशेंट्स हैं वो माइल्ड इलनेस होती है, उनको जुकाम, नजला, बुखार हुआ, बॉडी एक्स हुई, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में, बिकॉज सीटी से रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है। और ये बहुत डेटा अवेलेबल है नाउ यूएस में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो तो यही कहती है कि आप जितना कम करो रेडिएशन एक्सपोजर, उतना जरूरी है, क्योंकि बाद में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को सीटी कराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीटी करा के अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि माइल्ड केसेस में भी लंग्स में माइल्ड पैचेस आ सकते हैं जो अपने आप खत्म हो जाएंगे। कई लोग इस डर से स्टीरॉयड शुरू कर देते हैं और दवाइयां शुरू कर देते हैं, जो ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अगर आप स्टीरॉयड्स दोगे तो वायरल की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा दे रहे हो और सिवियर निमोनिया क्रिएट कर रहे हो। दूसरा इशू यही है कि अगर आपको सिवियर इलनेस होती है, मॉडरेट टू सिवियर इलनेस है, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी है, तब सीटी का रोल है और तब सीटी करना चाहिए। तो लेकिन वो सिर्फ 10 से 15% लोग हैं। 85% लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड इलनेस होती है और उनको सीटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी वो अपने आप को एक्सपोज करा रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, इस वेव में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कब होम आइसोलेशन करें और कब हॉस्पिटल ढूंढने का शुरुआत करें। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस समय कंफ्यूज है, व्हेन टू लुक फॉर अ हॉस्पिटल, कब हम हॉस्पिटल ढूंढे? ये इसके बारे में हमें बताइए कि किस वो क्राइटेरिया को देखते हुए पेशेंट के फैमिली को ये कॉल लेना चाहिए। अगर आपके पास होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है, अलग कमरा है, अटैच बाथरूम है, तो आप होम, और अगर आपके सिम्टम सिर्फ बुखार है, आपकी सैचुरेशन मेंटेन्ड है, 94 से ज्यादा है,
और बुखार जो है वो दवाई से कम हो रहा है, आप पैरासिटामोल लेने से कंट्रोल हो रहा है, और बीमारी के शुरुआत वाले दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने घर के नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए। हमारी गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और टास्क फोर्स की गाइडलाइंस है, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप चाहें तो ड्रग्स लाइक आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को मॉनिटर करें, बुखार के लिए दवाई लें और आप ठीक हो जाएंगे। अगर बाद में सैचुरेशन आपकी 94 से कम होने लगती है, 93 और या 90 और 93 के बीच में आ रही है, या आपको बुखार बहुत तेज हो रहा है, 5वां 7वां दिन हो गया, बुखार अब कम नहीं हो रहा है, या आपको सुस्ती हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, छाती में बहुत दर्द हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और वो स्थिति हो सकती है जब आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जिनको ऐसी सिचुएशन आती है। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली बुखार की दवाई लेने से, घर का इलाज, घरेलू इलाज करने से ही ठीक हो जाते हैं, और उनको सिर्फ घर में अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने आप से घर पे मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ये बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है। कई लोग घर पे स्टीरॉइड्स भी ले रहे हैं, रेमडेसिविर भी ले रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो एकदम जब उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है तो एकदम इमरजेंसी में आते हैं, उनको बेड नहीं मिलता है, और कई दफा तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि घर पे ऐसी चीजें ना करें, इससे नुकसान ज्यादा है, और अगर आप गलत टाइम पे गलत दवाई लोगे तो फिर आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है। इसलिए कोविड ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज अब काफी हद तक इवॉल्व हो गई हैं। 1 साल पहले हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन अब हमारे को काफी आइडिया हो गया। 1 साल में पूरे गाइडलाइंस बन गई, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसलिए गाइडलाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप ट्रीटमेंट दें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी और एम्स ने भी वेबसाइट में अपनी गाइडलाइंस डाली हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और अगर आपको माइल्ड इलनेस है तो घर पे कोई ज्यादा इलाज ना करें। ये याद रखें कि कई दफा कुछ इलाज लेने से नुकसान भी हो सकता है। एक पेशेंट है जिन्होंने ब्लड थिनर्स पहले ही ले लिए जब इंडिकेशन नहीं थी, उनको अल्सर की तकलीफ थी, एकदम पेट में ब्लीडिंग शुरू हो गई और एकदम हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपको इंडिकेशन नहीं है दवाई की तो मत लीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, सिस्टम में इस समय बहुत प्रेशर है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 14, 15, 20 दिन बाद भी रिकवर होने के बाद नेगेटिव टेस्ट का वेट करते हैं। वो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करना चाहते हैं एक नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रिक्योर करने के लिए। क्या वो जरूरी है? वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हमारे गाइडलाइंस क्लियरली ये कहती हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और 10 दिन हो गए हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं हुए, टेस्ट किया था आपने, आप पॉजिटिव आए, लेकिन थोड़ा बॉडी एक्स हुआ, उसके बाद कोई सिम्टम नहीं हुआ और 10 दिन हो गए हैं, या 3 दिन एटलीस्ट हुए हैं, और जिस आपको बुखार हुए 3 दिन पहले बुखार हुआ था, अब 3 दिन से बुखार भी नहीं है और 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉन इन्फेक्शियस हैं। ये डेटा काफी अग्रेसिवली देखा गया है, और इस डेटा में 2 चीजें देखी गई हैं। एक तो ये कि जब 7 दिन के बाद जिन लोगों को सिम्टम नहीं थे उनका वायरस आरटीपीसीआर जो किया गया और जो वायरस की कल्चर की गई, तो कल्चर में वायरस आया ही नहीं, और ये उससे पता चला कि जो आरटीपीसीआर में आपके पॉजिटिविटी आ रही है वो डेड वायरस है। दूसरा, एक और स्टडी ने ये देखा कि जो पेशेंट्स क्लोज कॉन्टैक्ट, जो लोग पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे, उन्हीं को कोविड हुआ जो पहले 7 या 8 दिन में क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे। उसके बाद जो लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे उनमें से किसी को भी कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। यानी कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपको 3 दिन से बुखार नहीं है, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप और किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकते, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आइसोलेशन जो है उसको रोक सकते हैं। और अगर कोई टेस्ट कराए, मानो 20 दिन बाद कराए, और अगर वो पॉजिटिव आए, ये चांसेस आपने कहा कि वो डेड वायरस पिक कर रहा है, लेकिन अगर सीटी वैल्यू 25 या 24 या 23 दिखाए, तो इसका क्या मतलब होता है डॉक्टर गुलेरिया? सीटी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। हम साइकिल थ्रेशोल्ड किट फ्रॉम वन किट टू द अदर भी वेरी करता है, इसलिए हम सीटी वैल्यू पे इतना ज्यादा हमें मतलब फोकस नहीं करना चाहिए। पहले कई लोग ये सोचते थे कि सीटी वैल्यू से हमें 2 चीजें पता चल जाएंगी, एक तो कि हमें कितने इन्फेक्शन है, वायरल लोड कितना है और हम कितने इन्फेक्शियस हैं, दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी डिजीज कितनी सिवियर है। तो लोग ये सोचते थे कि अगर मेरा सीटी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब मेरा वायरल लोड कम है,
तो मेरे को माइल्ड इलनेस है और मैं इन्फेक्शियस नहीं हूँ। लेकिन अब हमारे पास बहुत डेटा है जो ये कहता है कि ये लिंक नहीं है। इसलिए सीटी वैल्यू ना ये बताता है कि आपको इलनेस माइल्ड है या आप रिकवर हो गए हो या आप इन्फेक्शियस हो। ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप सिर्फ आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देखेंगे, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सीटी वैल्यू पे मत जाए। और अगर सिम्टोमेटिक है और आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कई सारे लोगों में देखा जाता है। क्या आपको ये लगता है कि ये एक आफ्टरमाथ ऑफ द इन्फेक्शन है? आप इन्फेक्शन में आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, लेकिन कुछ समय रिकवरी के समय लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल देखा जाता है, या वो भी एक तरीके से एक ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, ऑनसेट ऑफ डिजीज के दौरान? तो ये ऑनसेट ऑफ डिजीज के दौरान है। कई लोगों को जब कोविड होता है उसके कुछ दिन बाद उनकी एकदम टेस्ट खत्म हो जाता है और स्मेल भी खत्म हो जाती है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, वायरस के कारण है। कई इसके हाइपोथेसिस है कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी देखा गया है कि ये कुछ हफ्ते तक रह सकता है। कि अगर आपकी लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट नहीं है, आप ठीक भी हो गए हैं, लेकिन इसको रिकवर होने में कभी कभी 4-6 हफ्ते लग सकते हैं। तो घबराए ना, इसका ये मतलब नहीं कि आपको अभी भी इन्फेक्शन है। इसको रिकवरी में टाइम लगता है, और यूजली सब लोग रिकवर हो जाते हैं, दे गेट देयर टेस्ट सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट बैक। एक ऑब्जर्वेशन और हम लोगों ने देखी है, जो आई एम नॉट श्योर कितना उसके वैलिडिटी है, लेकिन जिन लोगों को ये लक्षण आते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट, उनको यूजुअली माइल्डर इलनेस देखा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपको माइल्डर इलनेस के चांसेस हैं, आप रिकवर जल्दी कर जाएंगे, लेकिन ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये थोड़ा लंबे टाइम रह सकते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।